स्वागत है आपका इंडियन न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजीव। सुबह के 9 बजने वाले और दफ्तर निकलने से पहले देख लीजिए वो खबरें जिनसे सीधा रिश्ता है आपका। इंडियन न्यूज लेकर आया आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन। सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। बुलेटिन की शुरुआत राजनीति की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की कगार पर आ चुका है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में मतभेद जारी है। कल मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि अगर एनसीपी का यही रवैया रहा तो कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन इस बार एनसीपी ने 144 सीटों की मांग की है, जिसे कांग्रेस नहीं मान रही और इस पर पेंच फंसा हुआ है। दरअसल कांग्रेस 2009 के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अड़ी है, जिसके मुताबिक एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस 174 सीटों पर। जम्मू कश्मीर में पहले ही एनसी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है और अब महाराष्ट्र में भी गठबंधन में तकरार बढ़ गया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर लालू नीतीश में बात नहीं बन पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां 6-6 सीटों पर अड़ी हुई हैं, जबकि 10 सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आज सीटों के बंटवारे को लेकर लालू और नीतीश एक दूसरे से मिल सकते हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि लालू इस बात से भी खफा थे कि सीटों के बंटवारे के लिए उनसे नीतीश के बजाय वशिष्ठ नारायण सिंह मुलाकात करने वाले थे। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 3-4 अगस्त को नेपाल जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सावन महीने में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल जाएंगी। सुषमा स्वराज तीसरी भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी। साथ ही नेपाली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से आज शाम 4 बजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय मुलाकात कर सकते हैं। सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान दिल्ली में गेस्ट टीचरों समेत कई मसलों पर बात होगी। आज संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक में महंगाई पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें 10 लाख टन गेहूं और चावल को खुले मार्केट में उतारने पर विचार हो सकता है। नई सरकार बनने के बाद आज भारत पाकिस्तान के बीच मंत्री स्तर की पहली बैठक होगी। भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री के बीच होगी बातचीत। सीमा पर तनाव रोकने के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान से सीधे बात करने की तैयारी में है। 25 अगस्त को इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक होगी, जिसमें सीज फायर के उल्लंघन पर चर्चा होगी। सितंबर में अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर सकते हैं। 83 अमेरिकी सांसदों ने प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को खत लिखकर आग्रह किया है कि मोदी को कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करें। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर कैसे रोक लगाई जाए, इसे लेकर कल केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर बुलाई गई थी। इसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर ने प्रेजेंटेशन के जरिए सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के उपाय बताए। वहीं बैठक के बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सब्जियों की कीमत कम करने के लिए स्टोरेज ही एकमात्र तरीका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली से जयपुर जाएंगे। दिल्ली से जयपुर की यात्रा के दौरान वो नेशनल हाईवे 8 की हालात का जायजा लेंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज दिल्ली दौरे पर आएंगी, जहां वो राजस्थान के सांसदों से मुलाकात करेंगे। व्यापम घोटाले की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राष्ट्रपति से मिलेंगे और व्यापम घोटाले से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। झारखंड में बोकारो में क्राइम ब्रांच की टीम ने एमपी के व्यापम घोटाले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि व्यापम घोटाले के 2 आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहे। पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस आज लखनऊ में अखिलेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। यूपी को सूखाग्रस्त घोषित करने और बिजली समस्या को दूर करने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। रोजेदार कैंटीन सुपरवाइजर के मुंह में रोटी ठूसने के विवाद पर शिवसेना ने सामना में लेख लिखकर पलटवार किया है। सामना में लिखा है, महाराष्ट्र सदन में भ्रष्टाचार चरम पर है। बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी और सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपनी अपनी सीट से उठकर भिड़ने के लिए आ गए। इसी दौरान बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी। इस पर हो हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यवाही थोड़ी देर तक के लिए रोकनी पड़ी।
बाद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर लोकसभा में खेद भी जताया। बीजेपी महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि शिवसेना सांसदों का मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि शिवसेना सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केसरीनाथ त्रिपाठी आज पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस असीम बंदोपाध्याय दोपहर 1:30 बजे राजभवन में केसरीनाथ त्रिपाठी को शपथ दिलाएंगे। केसरीनाथ त्रिपाठी के शपथ ग्रहण के दौरान ममता बनर्जी समेत पश्चिम बंगाल के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। 5 बार विधायक रहने के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दिल्ली के सीलमपुर से विधायक कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मतीन अहमद ने सोनिया गांधी से दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मतीन अहमद ने सोनिया गांधी से केरल की राज्यपाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दिल्ली की राजनीति में वापस लाने की मांग की। मतीन ने कहा कि शीला ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार करवा सकती है। यूपी के आजमगढ़ में नशे में धुत एक लड़की ने थाने में हंगामा किया। पुलिस ने एक कार से 3 लड़कों के साथ उसे हिरासत में लिया था। लड़की ने पुलिस वालों और मीडिया वालों के साथ गाली गलौज भी की। पुलिस ने लड़की की कार से बियर के कैन बरामद किए। मामले पर पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अब खबरें टीचरों की हैवानियत की। कोलकाता में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला की 3.5 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की तस्वीरें सामने आई है। कमरा बंद करे महिला टीचर बच्चे को घसीट कर लाती है और उठाकर बिस्तर पर पटक देती है। महिला टीचर मासूम बच्चे को लात से इतनी जोर से मारती है कि वो उछलकर दूर जा गिरता है। बंद कमरे से बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसकी मां ने दरवाजा खुलवाया तो महिला उन्हें धक्का देकर भाग निकलती है। सीसीटीवी कैमरे में हैवान टीचर की एक करतूत कैद हो गई। टीचर की करतूत के खिलाफ बच्चे घर वालों ने कोलकाता के लेक टाउन थाने में FIR दर्ज करवा दी है। थाने में सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया गया। हालांकि अभी तक आरोपी टीचर गिरफ्त में नहीं आई है। आरोपी टीचर के घरों ने मामला नहीं दर्ज करने के लिए धमकाया। यूपी के गोंडा में एक टीचर पर 8 साल के मासूम को डंडे से बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया। बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता है। टीचर की पिटाई से छात्र का एक हाथ टूट गया। बच्चे के मुताबिक टीचर ने उसे बिना किसी गलती के पीटा। पीड़ित बच्चे की मां ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में देश के बारे में हैरान करने वाले आंकड़े बताए। यूएन क्राइम ट्रेंड्स के आंकड़ों के मुताबिक रेप की वारदात में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में हत्या के मामले में भारत का दूसरा नंबर है। बेंगलुरु के एक स्कूल में 6 साल की मासूम से रेप के मामले में गिरफ्तार स्कूल के चेयरमैन को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी। पूछताछ के लिए चेयरमैन रुस्तम केरावाला को पुलिस बेंगलुरु लाई थी। चेयरमैन पर सबूत मिटाने का आरोप है। इस घटना के सामने आने के बाद अभिभावक आरोप लगा रहे थे कि स्कूल ने मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश की। अभिभावकों की नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी स्कूल सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लखनऊ रेप और हत्या केस में पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग के लिए राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की। इससे पहले परिजन गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। घर वालों ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। परिहार से बीएसपी विधायक देवनाथ सिंह भी सीबीआई जांच की मांग के लेकर परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि सरकार ने रेप सेल और हेल्पलाइन बनाने के मामले में क्या क्या कदम उठाए। इस बारे में 2012 में एक PIL दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सरकार से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के चीफ जस्टिस ने रेप की सुनवाई के लिए यूपी में 75 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के सरकार के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक लड़की ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। लड़की आरोपी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। लड़की के मुताबिक आरोपी उसे धमकी देकर चला गया। कानपुर में एक 60 साल के शख्स पर नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। आरोपी को लोगों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के संभल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे की तलाश जारी है। यूपी के पीलीभीत में एक महिला ने पुलिस थाने के बाहर जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला पिछले 1 महीने से चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो परेशान होकर महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। साथ ही पुलिस पर रिपोर्ट लिखने के लिए घूस मांगने का आरोप भी लगा है। ग्रेटर नोएडा में एक बेटे ने अपने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी।
बेसरा कोतवाली के तुसाना गांव की घटना है। वारदात की वजह प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। आरोपी फरार है। कानपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक महिला को सड़क पर पीट कर अधमरा कर दिया। महिला पर अपने ही प्रेमी की हत्या का आरोप है। लड़के के परिजनों ने महिला और उसके पिता की जमकर पिटाई की। आरोपी महिला गिरफ्तार कर ली गई। हिमाचल के बद्दे से साईं मंदिर में लाखों की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया। मंदिर के गार्ड को बंधक बनाकर बदमाशों ने 7 लाख कीमत के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए 3 टीमें बनाई हैं। देहरादून में ओएनजीसी के एक ऑफिसर की पत्नी से सोशल वेबसाइट पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला से 1 करोड़ 30 लाख रुपए लिए गए। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर हुई ठगी की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में लगातार हुई भारी बारिश से कई नदियां उफान पर आ गई हैं। राजनांदगांव, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों के 1200 गांवों से सड़क संपर्क टूट चुका है। रायपुर में खारू नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूट गया, जिससे पानी गांवों में घुस गया। सैकड़ों मकानों में पानी घुस गया। एक दिन में 161 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। यहां मोगरा और घुमरिया बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से हालात और बिगड़ गए। राजनांदगांव में मुहारा नदी का बहाव इतना तेज है कि नदी पर बने पुल से जुड़ने वाली अप्रोच रोड में दरारें आ गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इन दरारों से पुल को खतरे जैसी कोई बात नहीं, दरारों को भरने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बलौदा बाजार में महानदी का जलस्तर बढ़ने से गिद्धौरी में तबाही जैसे हालात पैदा हो गए। नदी का पानी तटीय इलाकों में जा घुसा, जिससे लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। महानदी का पानी गिद्धौरी इलाके को पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुका है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी का जलस्तर अभी भी लगातार बढ़ रहा है। बलौदा बाजार के गिद्धौरी में मनी पुलिस चौकी और स्कूल भी बाढ़ की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के बलौदा बाजार में 12 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। शहर की निचली बस्तियां पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। बाढ़ से गिरे 600 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश की कहर से पुलिस भी नहीं बच पाई। कई जगह थानों में रिसाव हो रहा है। बीआरटीएस कॉरिडोर भी पानी पानी हो चुका है। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सरयू के जलस्तर में लगातार प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी की तबाही का सिलसिला जारी है। उड़ीसा में वैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। अगले 3 दिन में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। भूस्खलन और दरख्तों के गिरने का भी खतरा पैदा हो चुका है। कल दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर एक लड़का और लड़की मेट्रो के आगे कूद गए। मेट्रो ट्रेन की स्पीड स्लो थी, फिर भी दोनों को गंभीर चोटें आई। लड़के का नाम अमित चौहान है और कुरुक्षेत्र का है। लड़की अंबाला की रहने वाली है। दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों ने सुसाइड की कोशिश क्योंकि पता नहीं चल पाया। मणिपुरी युवक सलोनी हत्याकांड के सभी 4 आरोपियों का पुलिस रिमांड आज खत्म हो रहा है। हत्याकांड के 4 आरोपियों को आज दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। सलोनी हत्याकांड की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एसआईटी गठन का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में सलोनी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के कद्दावर नेता और जनचेतना पार्टी के संस्थापक पंडित विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पंडित विनोद शर्मा का कहना है कि कांग्रेस में प्रजातंत्र नहीं था, इसलिए उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, पंडित विनोद शर्मा का कहना है कि कांग्रेस में अनदेखी के बावजूद वे पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पार्टी छोड़नी पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आशाओं पर खरी नहीं उतरी, इसी वजह से लोकसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। जनचेतना पार्टी के गठन के सवाल पर पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुद्दों के आधार पर और लोगों की भावनाओं को देखते हुए पार्टी का गठन किया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने पर जनचेतना पार्टी सुप्रीमो ने कहा, जहां जहां उनके कार्यकर्ता सक्रिय हैं, वहां वो चुनाव में उतरेंगे। साथ ही पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि वो चुनाव में किंग बनने के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनने के लिए आए हैं, जिन्हें कई अरसों से इग्नोर किया गया। विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा नौकरियों में भेदभाव को खत्म करना है और पारदर्शिता लाने का है। पंडित विनोद शर्मा का कहना है कि नौकरी की चयन प्रक्रिया को लेकर युवाओं में आक्रोश है, इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश करूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी का लोकार्पण किया। सरदार पटेल की बायोग्राफी नेत्रहीन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ब्रेल लिपि में लिखी गई है। कोर्ट में लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो टूक कहा, गलती आप करें और दोष हम पर मढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति नहीं कर रही और दोष कोर्ट पर मढ़ रही है। मुंबई के लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में लगी आग के मामले में बिल्डर और मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दमकल विभाग ने मुंबई के अंबोली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इस हादसे में एक दमकल कर्मी की मौत हो गई थी। हिंसाग्रस्त इराक से 58 और भारतीय नर्सों की वापसी हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन का कहना है कि इन्हें खतरनाक हिंसाग्रस्त इलाके से सड़क के रास्ते वापस लाया गया। ताइवान में विमान हादसे में 51 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विमान मनोंग शहर में आपात लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी दुर्घटना का शिकार हो गया। ट्रांस एशिया एयरवेज में चालक दल के 4 सदस्य और 54 यात्री सवार थे। अलीगढ़ में जमीनी विवाद में फायरिंग हुई, 3 लोगों की मौत और 1 के घायल होने की खबर है। घायल शख्स को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। गाजियाबाद में एक बार फिर से अपार्टमेंट से गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वैशाली के अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरी थी महिला घर में अकेली थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर को निलंबित किया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर व वीसी के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट करने का आरोप है।